फिर अगली बात, जापान में प्रधानमंत्री के पावर्स क्या है और उसकी पोजीशन क्या है। देखो यहाँ दो चीजें मैंने एक साथ लिखी है, पावर्स और पोजीशंस, है ना। तो उन दोनों को मिलाकर हम ये पूरी बात देखने की कोशिश करेंगे कि जापान में प्रधानमंत्री का काम क्या है, किन शक्तियों का वो प्रयोग कर रहा है, और उन शक्तियों का प्रयोग करके देश के अंदर उसकी स्थिति किस तरह की है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में उसका उसका महत्व किस तरह का है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब ये टॉपिक शुरू करते हैं तो आर्टिकल 4 के चैप्टर 4 जो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स का उल्लेख किया गया है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जापान में प्राइम मिनिस्टर को लेकर कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, कोई अलग से सेक्शन नहीं है। आर्टिकल 65 से लगाकर 75 तक जो कैबिनेट के बारे में प्रोविजंस किए हैं, उन्हीं के बीच बीच में प्राइम मिनिस्टर्स के पावर्स भी बताए गए हैं। यानी कि अलग से सेक्शन नहीं है, कैबिनेट के एक पार्ट के रूप में प्रधानमंत्री क्या क्या फंक्शन करेगा, उसके पावर्स क्या होंगे, उसका रोल क्या है, वो उन्हीं 65 से 75 आर्टिकल के बीच में उल्लेख किया गया है। लेकिन अलग से सेक्शन नहीं है कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जापान का प्राइम मिनिस्टर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से दूसरे देशों के अंदर जहां संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जहां दूसरे देशों के पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे हम एक कहावत भी कही जाती है ब्रिटेन के अंदर कि आकाश के अंदर चंद्रमा की तरह है, दूसरे मिनिस्टर्स तो तारों की तरह है, दे आर जस्ट लाइक स्टार्स एंड प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक ए मून। तो यहाँ पर भी जापान में भी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह है। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पावर्स यूज करता है एज ए हेड ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल के मुखिया के रूप में, कि उसने जापान और जापान के साथ साथ विश्व के अंदर एक प्रमुख भूमिका के रूप में अपनी भूमिका स्थापित की है। तो ये एक बात जो हम जापान के प्रधानमंत्री के संदर्भ में बता सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात और कि जापान में ये जो प्रधानमंत्री है, ये अपने सारे के सारे पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त कर रहा है, संविधान से प्राप्त कर रहा है। यहां मैं इस बात को अलग से इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर अपने पावर्स सम्राट से प्राप्त करता है। वहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और कॉन्स्टिट्यूशन सारे पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स सम्राट को देता है। लेकिन जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान में सम्राट के पास पावर्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सीधे के सीधे पावर्स किसको दे रहा है? कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को। तो यहाँ भी हम चूंकि प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जापान में प्राइम मिनिस्टर सीधा का सीधा संविधान से अपनी शक्तियों को प्राप्त कर रहा है। अब वो कौन कौन से पावर्स हैं? बहुत इजी बातें हैं जो आप आसानी से समझ सकते हो। जो पहला पावर है जापान में प्रधानमंत्री का, जो पहली शक्ति है, जो पहला फंक्शन है, वो है मंत्रिमंडल का निर्माता, प्रोड्यूसर ऑफ कैबिनेट। जैसे कि अभी हमने कहा, पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही डाइट का इलेक्शन होगा वो अपना एक प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे, और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना एक कैबिनेट बनाए। तब यहाँ पर देखो कि कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे, कौन कौन मंत्री होगा, ये सब कौन तय कर रहा है? आर्टिकल 68 में ये मिनिस्टर्स की को जो अपॉइंट करने का जो प्रोविजन है उसका उल्लेख किया है, और उसके अंदर साफ कहा गया है कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का राइट, एकमात्र राइट वो होगा प्राइम मिनिस्टर का। तो ये पहली बात। लेकिन कौन मंत्री होंगे ये तो डिसाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपना कैबिनेट बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखेगा। एक थ्योरेटिकल बात है और एक प्रैक्टिकल बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रधानमंत्री जब मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा, कैबिनेट बनाएगा, तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम मेंबर्स, कैबिनेट के ज्यादा से ज्यादा सदस्य डाइट के मेंबर हो। जिसे आपने कैबिनेट पढ़ा था, मैंने बताया था कि जापान में अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी मिनिस्टर बना सकता है जो कि कैबिनेट का डाइट का मेंबर नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब हम प्राइम मिनिस्टर की फंक्शंस और पावर्स की बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट बनाएगा तो है, लेकिन वो क्या ध्यान रखेगा संवैधानिक तौर पर कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर डाइट के हों। कुछ मेंबर डाइट के बाहर भी हो सकते हैं,
लेकिन मैक्सिमम नंबर जो है कैबिनेट का वो डायट का हो। इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन जापान में इस तरह का प्रोविजन किया गया है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंडेशन है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नीचे एक प्रैक्टिस में मैंने एक बात और लिखी है कि जब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट बनाता है तो उसको व्यवहार में, प्रैक्टिस में कुछ बातों को फॉलो करना पड़ता है। और वो क्या है कि जैसे जापान में जब कैबिनेट का गठन किया जाए तब उसको प्राइम मिनिस्टर को यह ध्यान रखना है कि जितनी भी डाइवर्सिटीज हैं, जितनी भी विविधताएं हैं, उन सब विविधताओं को, डाइवर्सिटीज को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। वैसे यह विश्व के हर देश के ऊपर लागू होता है, लेकिन अभी हम जापान के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। जैसे जापान में इस जेंडर के बेस पर स्त्री भी कैबिनेट में आएगी, पुरुष भी कैबिनेट में आएगा। इकोनॉमिक क्लास के रूप में देख लें तो अपर क्लास के लोग भी आएंगे, मिडिल क्लास के लोग भी आएंगे, लोअर क्लास के लोग भी आएंगे। रीजन के बेस पर बात करें तो जापान के ऐसा नहीं कि सारे मिनिस्टर एक ही रीजन से आ गए, पूरे जापान में अलग अलग क्षेत्रों से लोगों का चयन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये अलग अलग क्राइटेरिया है, धर्म, जाति, भाषा, रंग, क्षेत्र, इन सब का रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। तो एक तो ये प्रैक्टिस में उसको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात, कैबिनेट बनाते वक्त प्राइम मिनिस्टर को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सीनियर हैं, किनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, पॉलिटिकल जो सीनियोरिटी है, जिसको हम राजनीतिक वरिष्ठता के रूप में जानते हैं। तो ऐसे सीनियर मेंबर्स को भी, जो कि कई बार इलेक्शन जीत के आ चुके हैं, जिनका एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, ऐसे व्यक्तियों को भी व्यवहार में प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में स्थान देता है। तो कहने का मतलब सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रावधानों के आधार पर कैबिनेट को बनाना, उसका निर्माण करना, ये प्राइम मिनिस्टर का पहला फंक्शन हम बता सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा फंक्शन है डिसमिसल। अब सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति बना रहा है वो बिगाड़ भी सकता है। यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं आपके जो मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं, उन मिनिस्टर्स को उनकी पोस्ट से डिसमिस, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हर मिनिस्टर इंडिविजुअल रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? प्राइम मिनिस्टर के प्रति। तो अगर कोई मिनिस्टर ढंग से काम नहीं कर रहा है, या अगर कोई मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन से खुश नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 68 के तहत ये अधिकार है कि वो किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है बिना कोई रीजन बताए। तो यहाँ पर एक तरह से जो भी हम कह रहे थे कि वो सुप्रीम है, उसका एक और एग्जांपल ये दे सकते हैं कि न केवल मंत्रियों को नियुक्त करने का, बल्कि मंत्रियों को उनके पद से हटाने का राइट्स भी जापान में प्राइम मिनिस्टर के पास है। और यहाँ तक कि वो पोर्टफोलियो चेंज करने का अधिकार भी रख सकता है। पोर्टफोलियो चेंज करने का मतलब, अभी सपोज करो मुझे होम मिनिस्टर बनाया है और उन प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि मैं होम मिनिस्टर के रूप में अगर सही काम नहीं कर रहा हूं तो और मुझे कोई और पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर देना चाहिए, तो वो भी ये प्राइम मिनिस्टर का राइट्स है कि पद से हटा भी सकता है, पद परिवर्तन भी कर सकता है, और बिल्कुल ही पद से उससे छीन भी सकता है। तो ये दूसरा जो डिसमिसल का पावर है जो जापान में सम्राट के, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तीसरी बात जो प्रधानमंत्री के पावर्स के रूप में हम बता सकते हैं वो है ऑपरेशन ऑफ कैबिनेट या मंत्रिमंडल का संचालन। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, प्रधानमंत्री कौन है? कैबिनेट का मुखिया। तो मुखिया होने के नाते पूरी कैबिनेट को टाइमली गाइडेंस देना, डायरेक्शन देना, ये सारे के सारे फंक्शंस प्राइम मिनिस्टर के हैं। और प्राइम मिनिस्टर इसी पावर को यूज करते हुए वो क्या करता है कि शुरू में तो वो कैबिनेट बनाता है, लेकिन कैबिनेट में कौन से व्यक्ति के पास कौन सी मिनिस्ट्री जानी चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है। फिर जब कभी कैबिनेट की मीटिंग्स होती है तो उन मीटिंग्स को चेयर करने का काम, उन बैठकों की अध्यक्षता का काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर यदि अब्सेंट है तो एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन है, वो उन बैठकों की अध्यक्षता करता है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये भी तय करने का काम जापान में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये उसका दूसरा कैबिनेट का ऑपरेशन से रिलेटेड फंक्शन। पहला वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री करता है, दूसरा वो मीटिंग्स को चेयर करता है। तीसरी बात, और मीटिंग के अंदर जब जो भी कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही है उसमें कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है
वो डिसीजन तभी वैलिड होगा जब प्राइम मिनिस्टर के उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर उस पर सिग्नेचर नहीं करता है तो एक तरह से हम कहते हैं कि उसकी वैलिडिटी जो है उस डिसीजन की, उसकी वैलिडिटी प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से डिसाइड होती है। फिर अगली एक और बात कि जो कैबिनेट है उसमें अलग अलग पोर्टफोलियो है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, तो उन मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो एक चेन है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि सारे मिनिस्टर इंडिविजुअली किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? प्राइम मिनिस्टर के प्रति। तो ये प्राइम मिनिस्टर देखता है कि कैसे सारे डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए। टाइम टू टाइम वो हर पोर्टफोलियो या हर मिनिस्ट्री का ऑब्जर्वेशन भी करता है कि वो उसका काम, उसकी फंक्शन, उसकी पॉलिसीज, उसका इम्प्लीमेंटेशन वो सब सही है या नहीं। तो एक तरह से पूरी कैबिनेट को अपने कंट्रोल में रखने का काम जापान के अंदर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो ये तीसरा उसका पावर हम बता सकते हैं, ऑपरेशन ऑफ कैबिनेट। चौथी बात जब हम करते हैं तो वो आता है विदेश संबंधों का संचालन, या जिसको परराष्ट्र संबंध भी कहते हैं इंग्लिश में अगर हम कहें तो ऑपरेशन ऑफ फॉरेन अफेयर्स। विदेश, जिसको आप अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। अब जापान की किसी भी दूसरे देश के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, किस प्रकार से रिलेशन रखना है, कमर्शियल रिलेशन रखना है, ट्रेडिंग का रखना है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखना है, डिप्लोमेट रिलेशन रखना है, ये सब कुछ डिसाइड करने का काम कैबिनेट और कैबिनेट के हेड के रूप में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। यहाँ एक बात और, जैसे हर देश के अंदर फॉरेन मिनिस्टर होता है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर होने के बावजूद आप लोगों ने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस समय हमारी एक फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी सुषमा स्वराज, जो अभी है नहीं, डेथ हो गई उनकी पिछले साल। तो सुषमा स्वराज एक अच्छी विदेश मंत्री थी, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी का विदेश नीति के निर्धारण में अपना एक इंटरवेंशन रहता था, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव रहता था, मतलब उनकी अपनी एक विशेष भूमिका। तो जो सिस्टम हम भारत में देखते हैं वही सिस्टम हम जापान में भी देख सकते हैं कि जापान में भी विदेश नीति का निर्माण, उसके संचालन, उसके क्रियान्वयन में विदेश मंत्री से कहीं ज्यादा भूमिका प्रधानमंत्री की रहती है। यहां तक कि जितने भी जो मेजर संधियां, प्रमुख संधियां और जितने भी जो एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स दूसरे देशों के साथ, वो सब जापान में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट और फंक्शन जापान के प्राइम मिनिस्टर का हम बता सकते हैं, ऑपरेशन ऑफ फॉरेन पावर्स। फिर नेक्स्ट अगर अगले पावर की हम बात करते हैं तो वो है पॉलिसी मेकर, नीतियों का निर्माता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है। हम लोगों ने जब गवर्नमेंट के फंक्शंस देखे थे, एक तो लेजिस्लेचर तो लॉ बनाती है, लेकिन उन लॉज को इनेक्ट करने का काम, उनको एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव करती है। यानी कि गवर्नमेंट की एक एसेंशियल पार्ट, सरकार का एक अनिवार्य अंग जब कार्यपालिका माना जाता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो राष्ट्र का अच्छी तरह से संचालन करेगा। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने क्या देखा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों में बहुत क्लोज रिलेशन है। तो इसीलिए किन किन पॉलिसीज की, देश को आगे बढ़ाने के लिए किन किन पॉलिसीज की जरूरत है, विशेषकर जो होम अफेयर्स के इशू हैं, जिसको कि हम गृह नीति कहते हैं, जो गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है, तो उस गृह नीति को बनाने में प्राइम मिनिस्टर का अहम रोल होता है। बिना प्राइम मिनिस्टर की इच्छा के, उसकी मंजूरी के कोई भी इंटरनल पॉलिसी ना तो बनती है और ना ही इंप्लीमेंट होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हम बता सकते हैं कि जापान में इंटरनल या होम अफेयर्स को डिसाइड करने में प्राइम मिनिस्टर का एक अहम रोल होता है। फिर एक दूसरी बात जब हम यहाँ बताएं कि एज ए एग्जीक्यूटिव हेड, हेलो आवाज आ रही? हेलो, अच्छा आ रही है। हाँ, तो एज ए एग्जीक्यूटिव हेड लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है प्राइम मिनिस्टर से कि वो उनकी हर समस्याओं का समाधान करें, उनके लिए डेवलपमेंट के नए एरियाज क्रिएट करें और उससे सोसाइटी और नेशन को आगे ले जाएं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखने का काम भी प्रधानमंत्री का है और इसी को लेकर वो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। तो ये एक और अगला एस्पेक्ट हम बता सकते हैं कि जापान में प्राइम मिनिस्टर जो है वो एज ए पॉलिसी मेकर के रूप में भी अपना रोल निभाता है। ये उसका स्टेटस भी है, उसकी पोजीशन भी है और ये उसका पावर भी है। फिर नेक्स्ट अगला पावर हम बता सकते हैं इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां।
जैसे कि हम लोग भारत के अंदर भी देखते हैं कि जापान जैसे भारत में भी और दूसरे देशों के अंदर भी इमरजेंसी आपातकाल की जो स्थितियां हैं उसका समाधान करने का जो अधिकार है वो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो कि संवैधानिक अध्यक्ष है उसको, जैसे भारत में राष्ट्रपति को है। लेकिन जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान में इमरजेंसी पावर्स सम्राट के पास नहीं है। जापान में सारे के सारे इमरजेंसी पावर्स कैबिनेट को दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ कह रखा है कि चाहे वो बाह्य आक्रमण, कोई वॉर की कंडीशन आ जाए, या इंटरनल राइट्स हो जाए, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, या नेचुरल डिजास्टर्स आ जाए, किसी भी प्रकार की समस्याएं, आपदाएं या आपातकाल की स्थिति के अंदर उनका समाधान क्या और कैसे करना है ये कैबिनेट डिसाइड करेगा। लेकिन कैबिनेट में भी ये पावर्स कहां सेंट्रलाइज हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। एज ए हेड ऑफ कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ये देखता है कि किसी भी क्राइसिस का या किसी भी इमरजेंसी का सॉल्यूशन क्या और कैसे निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और ब्रिटेन में जो इमरजेंसी पावर्स का जो स्टेटस है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के पास है, वहां से बिल्कुल डिफर स्टेटस जापान में हम बता सकते हैं। वो पूरा का पूरा राइट प्रधानमंत्री को देता है। तो ये एक तरह से फ्री हैंड है जापान में प्रधानमंत्री के पास कि वो इन इमरजेंसी से निकलने के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज को अडॉप्ट करता है। फिर एक अगली बात जो हम यहाँ पर कह सकते हैं जापान में प्रधानमंत्री क्या करता है, तो हम हमारे पास एक और उसकी पावर है, पावर्स ऑफ पैट्रोनेज, जिसको हम कहते हैं कृपा और संरक्षण की शक्तियां। अमेरिका के अंदर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने एक कस्टम वहां पढ़ा था, स्पॉइल सिस्टम, जिसको हम लूट प्रथा कहते हैं। लूट प्रथा का मतलब क्या था अमेरिका के अंदर, कि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति बनने के बाद उसके पास कुछ पावर्स आ जाते हैं कि वो अलग अलग पोस्ट पर लोगों को अपॉइंट कर सकता है। तो वो किनको अपॉइंट करेगा? जो उसके निजी, जिन लोगों ने उसकी व्यक्तिगत मदद की है, जो उसके फॉलोअर्स, समर्थक रहे या सपोर्टर्स रहे हैं, तो अपने लोगों को गवर्नमेंट या ऑफिशियल पोस्ट देना, इसको अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम कहा गया है, लूट प्रथा कहा गया है। एक तरह से वो लुटाने की बात है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने समर्थकों, अपने साथियों, अपने चाहने वालों, अपने चमचों के बीच में सरकारी पदों को लुटाता है। सिमिलरली ऐसा ही प्रोविजन हम जापान में भी देख सकते हैं। जापान में प्रधानमंत्री के पास ये अवसर होता है कि वो एम्बेसडर, जैसे अलग अलग देशों में जो एम्बेसडर को अपॉइंट करना होता है, या अलग अलग कमेटीज या कमीशंस जो बनाए जाते हैं, उनके मेंबर्स, उनके प्रेसिडेंट कौन होंगे, उनको चेयर कौन करेगा, ये सब डिसाइड करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो ऐसे समय प्राइम मिनिस्टर भी उसी अमेरिकन पैटर्न को फॉलो करता है। वो अपने सपोर्टर्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने उसके जितने भी वेल विशर्स हैं, उन सबको उन पोस्ट पर नियुक्त करता है। तो ये जो पावर है इसको हम कहते हैं एक तरह से कि जापान में ये पावर्स ऑफ पेट्रोनेज है, यानी कि ये कृपा और संरक्षण की शक्तियां हैं। मिलने वालों को, अपने चाहने वालों को वो विशेष संरक्षण उपलब्ध कराता है। अगली बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जापान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी को लीड करता है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, वो दल का नेतृत्व कर रहा है। कौन से दल? जिस पार्टी से वो बिलोंग कर रहा है। जैसे किसी न किसी एक पार्टी का, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है उसी का बन रहा है। तो जिस भी पार्टी से वो बिलोंग कर रहा है उस पार्टी की पॉलिसीज क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड करता है। अब यहाँ ये क्यों हम बात कर रहे हैं? ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वैसे हर पार्टी का अपना एक अध्यक्ष होता है। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी जो एक मेजर पार्टी है गवर्नमेंट की, उसके अध्यक्ष तो अभी जेपी नड्डा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जेपी नड्डा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद जेपी नड्डा को इन्फ्लुएंस करके, मैसेज कन्वे करके, या किसी भी तरह से बीजेपी की पॉलिसी क्या होगी, बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये मोदी जी डिसाइड करेंगे। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है उसका कंट्रोल होता है अपनी पार्टी के ऊपर। सिमिलरली हम बात जापान में भी कर सकते हैं। जापान में भी प्राइम मिनिस्टर का अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसके हाथ में होता है, कैसे पार्टी के लोगों को एक डिसिप्लिन
और एकीकृत रूप में रखा जा सकता है, ये प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि जब तक उसको पार्टी का सपोर्ट रहेगा, जब तक उसकी पार्टी मजबूत रहेगी, तब तक वो अपनी पोस्ट पर बना रहेगा। तो इसीलिए वो पार्टी को अपने हिसाब से लीड करता है, उसकी पॉलिसीज को डिसाइड करता है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जापान में प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी को भी एक लीडरशिप देता है। एक आखिरी बात जो शायद मैंने यहाँ लिखी नहीं है, और वो है लीडरशिप ऑफ डायट। मतलब वो डाइट को भी लीड करता है। जो आप अगला 10वां 11वां पॉइंट जो भी लिखना चाहो कि डाइट कौन है, वहां की व्यवस्थापिका है, और प्रधानमंत्री को इलेक्ट कौन कर रहा है। आर्टिकल 67 के अंदर हमने देखा था कि प्रधानमंत्री को इलेक्ट करने का काम डाइट का है। तो एक तरह से डाइट अपना एक लीडर चुन रही है। तो एक तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जापान में प्राइम मिनिस्टर डाइट को लीड कर रहा है या उसको लीडरशिप दे रहा है। दूसरी बात, ज्यादातर डाइट का मुख्य फंक्शन क्या है, लॉ बनाना, कानून बनाना। तो ज्यादातर का बिल कौन प्रेजेंट करता है, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरह से जो लेजिस्लेचर के फंक्शन है, उस फंक्शन को भी मेनली या मेजरली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इन दो सेंस में हम लोग क्या कह रहे हैं कि जापान में प्राइम मिनिस्टर जो है वो डाइट को लीडरशिप देता है। तीसरी बात, डाइट के अंदर टाइम टू टाइम जो इंटरनल अफेयर से रिलेटेड रिपोर्ट से, जो एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड रिपोर्ट है, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, यानी कि विदेश के साथ जापान किस प्रकार का संबंध रख रहा है, जापान की गृह नीतियां क्या है, ये भी समय समय पर प्रधानमंत्री के द्वारा डाइट के अंदर प्रस्तुत की जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि जापान के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो डाइट को भी अपनी लीडरशिप देता है। तो ये 10-11 बातें हैं जो हमने प्रधानमंत्री के पावर्स और स्टेटस को लेके कही, और इन सब बातों के बेस पे हम कह सकते हैं कि जापान के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो एक बहुत ही विशेष स्थिति रखता है। और जो कि इसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है, वही बात हम जापान में भी कह सकते हैं। जितने पावर्स और जो स्टेटस उसने होल्ड कर रखा है वो इसी कहावत को प्रूव करता है। तो यहाँ पर हमारा ये जापान का कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक पूरा होता है। किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी एनी क्वेश्चन? सर जापान में कितनी पार्टीज हैं? जापान में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मेजर पार्टीज कौन सी है सर? मेजर पार्टी वहां पे भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को माना जाता है। अच्छा, अभी एक ही है सर मेजर पार्टी? नहीं, एक और है सोशलिस्ट पार्टी, पर मेजर डेमोक्रेटिक पार्टी है। अभी नाम एक आया है किसी व्यक्ति का जापान से रिलेटेड, सुना है कोई नाम? शिंजो अबे ने सर अभी रिजाइन किया, इतना पता है सर। हाँ, तो उनकी जगह कौन बना है? वो नहीं पता है सर अभी। सुगा। और आप लोगों ने शायद अगर अखबार में अगर पढ़ोगे या कोई पुरानी न्यूज सुनोगे तो उसमें साफ ये सुनने को मिलेगा कि डाइट के द्वारा उनको, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि मेजोरिटी, हालांकि वो एक पार्टी को बिलोंग तो कर रहे हैं, लेकिन डाइट के द्वारा जो है उनका सिलेक्शन किया गया है, मनोनयन किया गया है। ठीक है ना? तो ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं सुगा, जिनका नाम, पूरा नाम तो वहां अलग है, मैं पीछे का जो है वो बता रहा हूँ, सुगा। हाँ बोलो सर। जैसे कि आपने बोला कि अगर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट में लोअर हाउस और अपर हाउस की दोनों की सहमति चाहिए। हाँ, बट अगर अपर हाउस में और लोअर हाउस में कोई प्रॉब्लम होती है तो लोअर हाउस की चलती है। तो सर अपर हाउस की लेती क्यों है? क्योंकि एट लास्ट डिसीजन तो लोअर हाउस का ही है। तो सर ऐसा क्या होता है कि अगर, मतलब ऐसा ये बनाया क्यों है प्रोविजन? इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा ना, तो हम लोग देखेंगे जापान में, आप लोगों को मैंने बताया यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक व्यवस्था है ना, और एकात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी वहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसको हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कह रहे हैं। और दोनों ही हाउसेज, लोअर हाउस और अपर हाउस, दोनों ही हाउस पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिलकर अपना और अपने देश का लीडर चुने। इसलिए यह प्रोविजन किया गया है कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर कोई एक हाउस इलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि दोनों हाउस मिलकर करेंगे। लेकिन
जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक कस्टम चला आ रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जो लोअर हाउस होगा, जिसको कि प्योरली पब्लिक इलेक्टेड हाउस माना जाता है, उसी के अंदर सारी पावर्स वेस्टेड या निहित रहेगी। इसीलिए जापान के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी जो अंतिम इच्छा है उसके बारे में लोअर हाउस को पावरफुल बनाया है, लेकिन अपनी इच्छा को और ज्यादा प्रूव करने के लिए अपर हाउस को भी ये अधिकार दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में अपना रोल निभा सकता है।